Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 10th of June 2026. तो गाइज आज है तारीख 10 जून 2026 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। जब आप चैनल को सर्च करोगे 83,000 से ज़्यादा लोग सब वहाँ पे जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है फिलीपींस को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस काफ़ी रेलिवेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग आज एडिटोरियल को देखें तो बहुत काम के हैं। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन रहे हैं, वहाँ से मेंस के लिए प्रश्न बन रहे हैं। तो लगभग यहाँ पर 6-7 टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग आज अपने सेशन के अंदर में कवर करने वाले हैं, जिसमें से कुछ टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने एग्जैक्टली मेंशन कर रखा है अपने थंबनेल के अंदर में। ठीक है, शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने फर्स्ट आर्टिकल के साथ में। पहला आर्टिकल आपको मिल जाएगा आज हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सेक्शन के जो बाद वाले पेजेस होते हैं उस पर। इंडिया कॉल्स फॉर डायलॉग ऑन क्लाइमेट फाइनेंस एडेप्टेशन एट बॉन मीट। देखो, बॉन बेसिकली जर्मनी के अंदर में एक शहर है। तो वहाँ पे ना एक मीटिंग चल रही है, और वो जो मीटिंग है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो उस मीटिंग के अंदर में इंडिया ने अपने बहुत सारे जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उनको रखा है। फिर इस आर्टिकल को जब आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें छोटे छोटे माइक्रो पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है एग्जामिनेशन के लिए। जैसे एक बॉडी आती है UNFCCC, वो क्या है, ठीक है। और इतना ही नहीं दोस्तों, केवल UNFCCC को मत देखिएगा, उसके अलावा जब आप लोग देखोगे तो UNFCCC की एक बॉडी आती है सब्सिडियरी बॉडी। तो इस बार SB 64 न्यूज़ में है, तो इसके अंदर 2 सब सेक्शन आते हैं। वो क्या है, ग्रुप 77 क्या है ये पता होना चाहिए। उसके अलावा जो बेसिक ग्रुप है ये कौन सा है, बेसिक ग्रुप में ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना आते हैं, वो बात हो रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सब्सिडियरी बॉडीज़ हैं UNFC की SB 64, इसमें 2 सब्सिडियरी बॉडीज़ हैं SB एंड SBSTA, ये दोनों न्यूज़ में बनी हुई हैं। फिर यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM आपको न्यूज़ में देखने को मिल जाएगा। अब हर एक पॉइंट्स को हम लिंक करके समझेंगे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 31 की जो मीटिंग होने वाली है इस बार 2026 में, वो तुर्की में होगी। देखो, ये भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल जाता है। तो ये आर्टिकल बहुत शानदार है। चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिकोड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस चैनल पे आप अभी इस समय पर ये न्यूज़पेपर देख रहे हैं, इस पे हम लोग डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर से नोट्स बनाते हैं। सबसे काम की चीज़ यही है कि एट द लास्ट आपके पास में कुछ PDFs, आपके पास में कुछ नोट्स रेडी रहते हैं, जिसको आप एग्जाम टाइम पे रिवाइज भी कर पाते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर पाते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, उन सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना। और जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़ रहे हैं, मेक श्योर करना है चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, ताकि डेली बेसिस पे ये सेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए अब इस आर्टिकल को डिकोड करते हैं। बैकग्राउंड यह है कि इंडिया आज डेवलप्ड कंट्रीज से थोड़ा सा फोर्स करके कह रहा है कि अपने क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट को पूरा करो, क्योंकि ये वादे आज के नहीं 2015 से पहले से ही वादे करे जा रहे हैं। 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आया था, ये आपको पता होगा, जहां पर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, देखो लास्ट में ED लगा है, यानी ये विकसित देश हैं जिन्होंने अपने दौर में बहुत सारा प्रदूषण किया है, और पोल्यूशन करने के बाद में आज ये विकसित कंट्री बन चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के नेशंस, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। लेकिन आज यही डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या करती हैं, हमारे ऊपर प्रेशर डेवलप करती हैं कि आप प्रदूषण करना बंद करो। अगर हम प्रदूषण नहीं करेंगे तो हमारी इंडस्ट्रीज़ ग्रो कैसे करेंगी, क्वेश्चन यह है। तो इंडिया यहाँ पर अभी बहुत सारा एमिशन, कार्बन एमिशन कर रहा है। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि जब हम पे प्रेशर बनता है कि कार्बन एमिशन कम करो, प्रदूषण को कम करो, तो अचानक से रातों रात ये नहीं हो सकता। और अगर करना भी है तो इसके लिए हमें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है। वो फंड्स कहाँ से आएंगे? तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन उठाया था, डेवलप्ड कंट्री से बोला कि भाई आप फाइनेंस कर दो हमको। जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं जिनके ऊपर में आप जोर दे रहे हैं, जो लगातार प्रदूषण कर रहे हैं, आप उनको फंड कर दो। फंड कैसे कर सकते हैं? क्लाइमेट कमिटमेंट फंड बनाकर, या क्लाइमेट फंड के जरिए आप उनको पैसा प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इंडिया ने इसी चीज़ को जोर देकर बोला है। ये कहाँ पे बोला गया है? बॉन, जो जर्मनी का एक शहर है, वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की। और ये मीटिंग जो चल रही है दोस्तों, इसमें कौन सी वाली मीटिंग है? SB 64 इसलिए है क्योंकि इसका ये 64वां सेशन है। किसका? सब्सिडियरी बॉडीज़ का।
तो इंडिया भी उसमें रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 से 18 जून तक ये पूरा मीटिंग चलने वाला है। इंडिया ने जो पॉइंट्स हाईलाइट करे हैं वो आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट हैं कि पहली बात भाई, जो क्लाइमेट फाइनेंस का वादा किया गया था, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हमको इतना पैसा नहीं देती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, कि हम अपना पैसा खर्च कर सकें क्लीन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर में जिससे प्रदूषण को कंट्रोल कर सकें। दूसरा है ग्रोइंग एडाप्टेशन फिनांस गैप। ठीक है, लगातार ये जो गैप है वो एक्सपैंड होता चले जा रहा है। हमें पैसों की ज़रूरत ज़्यादा है ताकि हम नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर सकें। अभी प्रदूषण कर रहे हैं और उतना ही पैसा हमको कम मिल रहा है इन डेवलप्ड कंट्रीज़ की साइड से। फिर इंडिया ने चिंता व्यक्त किया है यूरोपियन यूनियन के एक लॉ के बारे में, जिसका मतलब है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अगर यह लॉ भारत के प्रति अच्छी तरीके से लागू होता है तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बहुत नुकसान होगा। तो इंडिया इस चीज़ को लेकर भी क्वेश्चन उठा रहा है कि भाई यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की साइड से इस कानून को लगाकर एक डिस्क्रिमिनेशन सा हो रहा है, एक भेदभाव सा हो रहा है भारत के साथ। तो ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर हाईलाइट करे गए इस पूरे मीटिंग के अंदर में। मीटिंग क्या है वो हम लोगों ने समझा। अब आगे सुनिए दोस्तों, अब समझते हैं सबसे पहले SB64। SB64 मतलब आप समझ चुके हो, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इस बॉडी के अंदर में 2 इंपॉर्टेंट सब्सिडरी बॉडीज़ आती हैं। और 2 बॉडीज़ कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहली बॉडी है SBI। SBI में मतलब है सब्सिडरी बॉडी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। और दूसरी है SBSTA, इसका मतलब है सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस। याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं। तो SB64 ने इस 64वें सेशन में अभी यहाँ पर क्या बात हो रही है, जो हम लोगों ने हाईलाइटेड टॉपिक्स को देख लिया कि इंडिया ने किस किस चीज़ को हाईलाइट किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर SB64 के अंदर में जो ये 2 बॉडीज़ आती हैं, इनका पर्पस क्या है? पहली बॉडी सब्सिडरी बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, इसका मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेन जो यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी है वो क्या है कि क्लाइमेट एग्रीमेंट जितने भी हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने को लेकर जो वादे हो रहे हैं, उसको किस तरीके से लागू किया जा रहा है, उसके इम्प्लीमेंटेशन को चेक करना। ठीक है, और कितनी कंट्रीज कितना प्रोग्रेस कर रही हैं प्रदूषण को दूर करने के लिए, उसके ऊपर में काम करना। ये SBI का मेन पर्पस है। दूसरा आपको देखने को मिल जाता है वो है SBSTA, सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस। इसका मेन पर्पस क्या है? इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है साइंटिफिक और टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करवाना और क्लाइमेट पॉलिसी जितने भी डिसीजंस होते हैं उनको सपोर्ट करना। इसका किसका मेन पर्पस है? SBSTA का, कि जितनी भी क्लाइमेट पॉलिसीज़ होती हैं उसको लेकर जो डिसीजंस होते हैं उसको सपोर्ट करने का काम SBSTA का है, और लागू करने का काम या काम किस तरीके से चल रहा है वो काम SBI का है। ठीक है, तो दोनों कर क्या रहे हैं? बेसिकली क्लाइमेट से ही एसोसिएटेड बॉडीज़ हैं। आती किसके अंडर में है? UNFCCC के अंडर में, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर में। अब ये UNFCCC भाई क्या है, चलिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। 1992 में इस बॉडी को बनाया गया था। रियो अर्थ समिट के दौरान एक सम्मेलन चल रहा था ब्राज़ील में, जिस दौरान इस बॉडी का फॉर्मेशन होता है। बॉडी को बनाने का मेन पर्पस क्या था? पर्पस था ग्रीन हाउस गैस कंसेंट्रेशंस को स्टेबलाइज करना, यानी जो ये प्रदूषण है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है, इनको रिड्यूस करना, और जो ह्यूमन एक इंटरफेरेंस है क्लाइमेट सिस्टम के साथ में उसको रोकना, कि हम किस तरीके से प्रदूषण कर रहे हैं आज अपने एनवायरनमेंट के अंदर में, उसको भी रोकने का काम करता है ये UNFCCC। और याद रखिएगा, इंडिया जो है ये इस कन्वेंशन का हिस्सा है। हम लोग यहाँ पर इसका हिस्सा हैं UNFCCC का, इसी के लिए तो यहाँ पे हम पहुँचे हैं। अभी तो हम जो मीटिंग के अंदर में इंडिया प्रेजेंट है, ऐसे थोड़ी प्रेजेंट होता अगर हम UNFCCC के मेंबर नहीं होते तो। समझे? क्लियर हो गया? तो हमने UNFCCC के बारे में बात की है। उसके बाद सिग्नेटरीज़ की बात करेंगे तो 198 कंट्रीज़ हैं जो इसको साइन कर चुके हैं। इवन इंडिया भी यहाँ पर इसको साइन कर चुका है। मेन पर्पज़ है क्लाइमेट प्रोटेक्शन करना। कुछ और भी यहाँ पर आप देख पाओगे, मैंने जैसे बताया है कि UNFCCC की जब मीटिंग चली तो उसके बाद बहुत सारे क्लाइमेट एग्रीमेंट्स को अपनाया गया। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स में आता है क्योटो प्रोटोकॉल, उसके अलावा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ये सारे के सारे एग्रीमेंट्स UNFCCC के अंतर्गत ही रजिस्टर करे गए हैं। मतलब कि ये सारे एग्रीमेंट जो वर्किंग में आए हैं ये UNFCCC के अंडर में आते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए, अब बात हम लोग कर रहे हैं क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है? इसका मतलब है कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेस जो हम डेवलपिंग कंट्री को दे सकते हैं। डेवलपिंग कंट्री जो अभी अपना विकास कर रही हैं, उनका भी टारगेट है डेवलप्ड कंट्री बनना। उसके लिए उन्हें प्रदूषण करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। एकदम से क्लीन टेक्नोलॉजी को रातों रात वो अडॉप्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज ढेर सारी परेशानियों को फेस करना पड़ेगा। तो ये जो क्लाइमेट फाइनेंस है ये कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज देता है उन कंट्रीज़ को, ताकि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें, नए प्रकार के एडेप्टेशन टेक्निक को अपना सकें, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग को मजबूत कर सकें। समझे? तो ये पैसा आता कहाँ से है?
जो डेवलपिंग कंट्री को देने की बात की जाती है। एक तो सबसे पहले डेवलप्ड कंट्रीज़ यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, क्योंकि आपने प्रदूषण कर लिया है अपने ज़माने में, अब ज़रा हमारी हेल्प कर दो थोड़ा सा, हम भी डेवलप्ड कंट्री बन जाएं। तो एक तो यहाँ पर फंडिंग यहाँ से आ सकती है, दूसरा मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, तीसरा क्लाइमेट फंड्स हो सकते हैं, और चौथा आपका डेवलपमेंटल बैंक्स हो सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जो इस आर्टिकल के अंदर में मेंशन करे जाते हैं। फिर क्वेश्चन आता है अबाउट द इम्पोर्टेंस। तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं दोस्तों, इनको एक क्लाइमेट फाइनेंस की आज बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि प्रदूषण कम करना है, क्लाइमेट इम्पैक्ट को अडेप्ट करना है कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमें डिजास्टर्स के प्रति अपने आप को मजबूत करना है, तो उसमें हमें ये क्लाइमेट फाइनेंस की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और इसमें हेल्प कौन करेगा? ये सारे के सारे सेक्शंस हमको हेल्प करेंगे। इसी को हम बोलते हैं क्लाइमेट फाइनेंस। ठीक है, अब क्लाइमेट फाइनेंस में बहुत सारे एग्रीमेंट पहले भी हो चुके हैं, ठीक है, जहाँ पे फंड्स देने की बात की गई थी डेवलपिंग कंट्रीज़ को, है ना। जैसे आपने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 की बात की है, कैनकम एग्रीमेंट है 2010 का, लॉस एंड डैमेज फंड अनाउंस किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 के अंदर में 2023 में, कि ये फंड्स यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ की साइड से आएंगे और डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिया जाएगा, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ बेटर तरीके से काम कर सकें, है ना, समझे। अब प्रॉब्लम यह है कि वो जो फंड्स बार बार अनाउंस करे गए, तमाम दुनिया भर के एग्रीमेंट साइन करे गए, वो फंड्स आज डेवलप्ड कंट्रीज प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं करती हैं। तो जो फंड्स की ज़रूरत है और एक्चुअली में जो हमको मिल रहा है, उसमें गैप बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया यहाँ पर यही कहता है कि गैप बढ़ रहा है, हमको ये गैप कम करने की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है। केवल इंडिया अकेला नहीं मांग रहा है, ये जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनकी आवाज़ बन के भारत बोल रहा है कि भाई आपको हमें फंड करना चाहिए, समझ रहे हैं। अब इंडिया की जो मेन डिमांड है इस बॉन क्लाइमेट एग्रीमेंट इस क्लाइमेट समिट के अंदर में, वो क्या है? पहली बात, क्लाइमेट फाइनेंस फंडिंग को बढ़ाओ जितना जल्दी हो सके, डेवलप्ड कंट्रीज से ये गुहार लगाई जाती है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर में जो भी वादे अपनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करो। बताओ 2015 में दुनिया भर में खड़े होकर कंट्रीज़ ने वादे कर दिए, हम ये करेंगे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, हम ये करेंगे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर अपने जितने भी ये नियम या जितने भी अपने कमिटमेंट्स ये थे वो कमिटमेंट्स पूरे नहीं करे हैं, समझ रहे हैं। तो कमिटमेंट जल्दी से जल्द पूरा करो, उसके बाद फाइनेंस गैप को अडॉप्ट करो, ठीक है, और उसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज़ के हित की बात करो। डेवलपिंग कंट्रीज़ को आज फंड्स की ज़रूरत है, उनके साथ में कोई इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, समझे। और इसी के लिए इंडिया क्या करता है, फिर एक ग्रुप फॉर्मेशन करता है। एक ग्रुप हम लोगों ने बना रखा है जिसका नाम है G77। G77 मतलब इसमें 77 कंट्रीज़ हैं और चाइना भी इसमें इंक्लूड है। तो एक बहुत बड़ा कोएलिशन है ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। इनमें वो देश हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो विकास कर रहे हैं लगातार, और यूनाइटेड नेशन के अंदर में ये बॉडीज़, ये सारे कंट्रीज़ आते हैं। तो इन कंट्रीज़ ने मिलकर G77 नाम के ग्रुप को बनाया। इस ग्रुप का जो एग्जैक्ट मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो है कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को यहाँ पर बढ़ावा देना, कि हमको बहुत सारा पैसा मिल जाए, हम अपनी नई प्रकार की क्लीन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर लें। इसी के लिए G77 ग्रुप को बनाया गया, और इंडिया, चाइना इसमें शामिल हैं, याद रखेगा। मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज़ में फॉर एग्जांपल इंडिया भी है, चाइना भी है, इवन सऊदी अरेबिया है, बोलीविया है, मलेशिया है, ये सब यहाँ पर लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। देखो, एक तो हो गया G77 जिसमें चाइना शामिल है, एक होता है LMDC। LMDC अलग ग्रुप है, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज़। वो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो एक जैसे विचार रख रही हैं, जैसे इंडिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, बोलीविया, मलेशिया, इन सब कंट्रीज़ की डिमांड है इक्विटी एंड क्लाइमेट जस्टिस को लेकर, कि हमारे साथ में भी न्याय हो, हमको भी यहाँ पर ये फंड्स मिलें। तो ये लाइक माइंडेड कंट्रीज़ है, एक जैसी सोच वाले, वो उन्होंने अपना अलग ग्रुप बना रखा है। फिर यहीं पर क्योंकि क्लाइमेट की बात हो रही है तो एक और ग्रुप आता है विच इज़ अ बेसिक ग्रुप। बेसिक ग्रुप के अंदर में कौन कौन प्रेजेंट है मेरे दोस्त? ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है और चाइना है। याद रखिएगा, बेसिक की फुल फॉर्म, जैसे ब्रिक्स की फुल फॉर्म है कुछ उस प्रकार से बेसिक की, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। ये कंफ्यूज मत हो जाना ए से, कि भाई यहाँ पर ए से तो कोई ए वाला कंट्री होना चाहिए था, तो ए से अफ्रीका कह लो, साउथ अफ्रीका कह लो, ठीक है। बस खाली ये बेसिक में SA आगे पीछे हो गया है, बस इतना थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है। आपसे पूछ सकता है कि बताओ बेसिक ग्रुप में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, नीचे ऑप्शन में कंट्रीज़ के नाम दे देगा, क्योंकि G20 के मेंबर्स पूछ चुका है, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स पूछ चुका है, नाटो के मेंबर्स पूछ चुका है, उसके अलावा GCC के मेंबर्स पूछ चुका है। कुछ इसी प्रकार से चेक कर लेना, सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो बेसिक ग्रुप में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं पूछ लेगा, नीचे कमेंट सेक्शन में नाम दे देगा, पता होने चाहिए ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, मान लो तो ए से कोई कंट्री प्रेजेंट होगा तो आप कहोगे हाँ यार ए से ये कंट्री है, ये हो सकता है, इसके अंदर में पॉसिबिलिटी है, यानी अगर नहीं पढ़ा होगा तब मैं कह रहा हूँ।
तो बेसिक ग्रुप का भी मेन पर्पज़ यह है कि क्लाइमेट नेगोशिएशंस को लेकर आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। फिर इंडिया एक सबसे बड़ी चिंता जो उठाता है वो है CBAM को लेकर, विच इज़ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स। देखो ये ना CBAM यूरोपियन यूनियन की एक पॉलिसी है जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो ये पॉलिसी यूरोपियन यूनियन लागू कर रहा है। यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है कि भाई हम 27 देश हैं और हम दुनिया भर से बहुत सारा सामान परचेज़ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया भी बहुत सारा जो एल्यूमिनियम है या स्टील है वो हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा यूरोपियन यूनियन में। अब भाई यूरोपियन यूनियन ये लॉ लेकर आता है CBAM। ये कहता है कि अगर कोई भी देश कोई प्रोडक्ट बना रहा है और प्रोडक्ट बनाने के बाद यहाँ पर मतलब प्रोडक्ट बनते वक्त उसमें प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे स्टील और एल्यूमिनियम भाई बिना प्रदूषण के बन ही नहीं सकता, ढेर सारा कोयले की रिक्वायरमेंट होती है तभी तो स्टील बनता है, कोकिंग कोल का यूज़ होता है स्टील बनाने में, पता है नहीं पता है। तो प्रदूषण हो रहा है, कार्बन एमिशंस हो रहे हैं। तो जब ये सामान कि जब हम लोग प्रदूषण करके कोई सामान बनाएंगे और यूरोप में जाएगा तो यूरोप कह रहा है कि CBAM के अंडर में उसके ऊपर में कार्बन टैक्स आपसे वसूला जाएगा, यानी आपका सामान बहुत महंगा बिकेगा यूरोप के अंदर में, और महंगा बिकेगा, लोग कम प्रायोरिटी के ऊपर में रखेंगे, कम परचेस करेंगे, आपका एक्सपोर्ट सीधा हिट होना शुरू हो जाएगा, जो इंडिया को फेस करने को मिल सकता है। तो इंडिया यही कह रहा है कि भाई जो आप CBAM लेकर आए हैं ना, ये एक ट्रेड बैरियर की तरह काम कर सकता है, ये ट्रेड को रोक देगा, क्योंकि हम जो एल्यूमिनियम स्टील बना रहे हैं उसमें प्रदूषण हो रहा है और आप नहीं परचेज करोगे या एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो जाएंगे तो हमको नुकसान होगा बहुत भारी मात्रा में। तो ट्रेड रुक रहा है ना। डेवलपिंग कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट्स के जो कॉस्टिंग वगैरह है वो बढ़ रही है। क्लाइमेट इक्विटी के प्रिंसिपल्स के ये खिलाफ है, क्योंकि अगर आप UNFCCC की ही बात कर लो तो इसमें एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 3.5। ये कहता है कि भाई क्लाइमेट को लेकर जितने भी मेजर्स हैं, क्लाइमेट को लेकर जितने भी मेजर्स हैं शुड नॉट बिकम आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशन और हिडन रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। तो क्लाइमेट को लेकर जो भी ऐसे नियम कानून आते हैं आप लेकर आइए, लेकिन पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बात कीजिए। आप भी कर रहे हो उसके ऊपर में डिस्कशन करो। ऐसा ना हो कि यहाँ पर उस लॉ की वजह से सीधा इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर में रुकावट हो रही हो। इंडिया चाहता है इस पे खुलकर डिस्कशन हो और CBAM में कुछ छूट दी जाए। खत्म नहीं करना चाहते, आप खुद छूट दे सकते हैं जिससे हमारा जो एक्सपोर्ट्स है उस पर कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, समझे। फिर इसी आर्टिकल में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30, आपको पता है लास्ट ईयर नवंबर 2025 ब्राज़ील बेलम में ये मीटिंग होती है। और इस बार क्योंकि हर साल होता है ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग, इस पार्टी की मीटिंग के अंदर में क्या होता है, दुनिया भर की कंट्रीज प्रेजेंट होती हैं, क्लाइमेट को लेकर नए नए वादे करती हैं, हम प्रदूषण को रोकेंगे, हम इस तरीके से रोकेंगे। तो ऐसे नए ढेर सारे जो प्रोमिसेस है वो यहाँ पर रखे जाते हैं। सिंपल। तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 31 की जब बात आती है तो ये तुर्की के अंदर में होने वाला है इस बार नवंबर 2026 के अंदर में। और SB 64 जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, UNFCCC के अंडर में आने वाली बॉडी, सब्सिडरी बॉडी 64, इसमें 2 अलग अलग सेक्शंस आते हैं, वो हमने पढ़ा। इसका मेन पर्पज़ यह है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 जो अभी लास्ट ईयर हुई है, इसके जितने भी आउटकम्स हैं इन सब को यहाँ पर अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए और इसके ऊपर में थोड़ा खुलकर डिस्कशन होगा आने वाली मीटिंग में नवंबर 2026 में। क्योंकि हम नई नई प्रकार की मीटिंग कर लेते हैं, बाद में अगली मीटिंग में ना ही कोई खुलकर डिस्कशन हो पाता है, ना ही कोई यहाँ पर अलग से बातचीत हो पाती है। ठीक है, समझ गए। तो ये हुआ दोस्तों हमारा आर्टिकल समाप्त। आई होप हम लोगों ने आर्टिकल को कंप्लीटली डिकोड कर लिया है, क्योंकि आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, लेंथ ज़्यादा है, तो अच्छे से यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। ठीक है, तो इस आर्टिकल में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, हर एक चीज़ों को पढ़ा और एक्स्ट्रा नोट्स को आपने जनरेट करा। एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन बनेगा, आप रेडी हैं सॉल्व करने के लिए। GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पर्पज से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, आप सोच रहे होंगे सर ये PDFs कहाँ पर मिलेंगे, और अगर हिंदी में मिल जाए तो ये PDFs हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिसमें ये सारा कंटेंट है। आप देखो भविष्य में आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करना है तो जो हमने ऊपर 6-7 पेज डिस्कस करें उसको एक पेज में कन्वर्ट कर दिया गया, इसको आप फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी सारा रिपीटेड चीज़ आप लोग देखोगे। ये फैक्ट से रिमेंबर करने के लिए ये रिविजन नोट्स हैं, इसको आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। और फिर वीडियो के लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन, अब मेंस के क्वेश्चन भी हैं। हर एक चीज़ यहाँ पर एक ही पर्टिकुलर PDF के अंदर में शामिल है। लेकिन ये सारे के सारे जो PDFs है दोस्तों कहाँ पर मिलते हैं, केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में और कहीं नहीं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, नंबर आपको दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपना आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे PDFs वहीं पर आपको मिल जाते हैं इसी ग्रुप के अंदर में। चलिए आगे आते हैं। उसके बाद में
अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अब जैसे आज का एडिटोरियल सेक्शन देखोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग आज इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा बात करेंगे। इंडिया म्यांमार के रिलेशंस, इंडिया नेपाल के रिलेशंस, फिर चाइना का हुकोउ सिस्टम क्या है, ये सब चीज़ें न्यूज़ में बनी हुई हैं। तो आइए एक एक करके शेयर करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो काम का है। इंडियाज़ रोड थ्रू म्यांमार इज़ वन ऑफ द एंगेजमेंट। दो राइटर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि म्यांमार आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है भारत के लिए। अगर इवन हमें साउथ ईस्ट एशिया के साथ में भी कनेक्ट होना है तो म्यांमार इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस। अब होता यहाँ पर एक्चुअली में यह है कि म्यांमार में पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन सुधार हो रहा है धीरे धीरे करके। तो इंडिया म्यांमार को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि अगर म्यांमार में स्पेस खाली करा तो चाइना उस स्पेस को भर देगा, घेर लेगा। ये हर बार होता हुआ आया है, समझ रहे हैं। अब म्यांमार भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है इस आर्टिकल में समझाया गया है, बहुत अच्छे से सुनिएगा। फिर आपको इस आर्टिकल के बाद एक मेंस का क्वेश्चन दूंगा, उसको अटेम्प्ट करना। इवन इसी आर्टिकल में प्रीलिम्स को लेकर भी बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे, प्लीज़ उसको भी पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। और इवन इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है ना, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे को लेकर सवाल बना था, नहीं बना था, वो सब न्यूज़ में बना हुआ है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर इन सबको एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पर बैकग्राउंड कंटेक्स्ट क्या है। बैकग्राउंड कंटेक्स्ट बोले तो मतलब कि हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, आखिरकार इसके पीछे का रीज़न क्या है। क्योंकि म्यांमार के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है मिन ऑंग ह्लेंग, हाल ही में यहाँ पर ये विजिट करते हैं। 30 मई से लेकर 3 जून तक की इनकी मीटिंग चलती है, आपने देखा होगा, काफ़ी न्यूज़ में था। और क्योंकि अभी रिसेंटली म्यांमार के प्रेसिडेंट बने हैं, तो म्यांमार के पहले प्रेसिडेंट के तौर पर इनका ये पूरा विजिट हुआ है। अब न्यू दिल्ली में आने से पहले महाबोधि टेम्पल, जो ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहाँ पर जाके विजिट भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि बुद्धिज़्म से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्लेस है वो। क्योंकि म्यांमार भी अगर आप देखोगे तो बुद्धिज़्म को फॉलो करता है, यानी रिलीजन के बेसिस पे यहाँ पर बुद्धिज़्म म्यांमार में फॉलो किया जाता है। अब जो ये विजिट हुआ है म्यांमार के प्रेसिडेंट का, ये हाईलाइट करता है भारत की कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ को, पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट रादर देन आइसोलेशन। क्योंकि म्यांमार में इस तरीके से आपने देखा तख्ता पलट हुआ था, 2021 में हुआ था तख्ता पलट, जिसको हम कू कहते हैं, मिलिट्री कू। सरकार वगैरह पलट दी, इलेक्शंस वगैरह ख़त्म कर दिए, एक डिक्टेटरशिप चल रही थी, मिलिट्री डिक्टेटरशिप चल रही थी। अब ना बहुत सारे कंट्रीज़ ने, दुनिया भर के कंट्रीज़ ने म्यांमार के ऊपर में सेंक्शन लगाना शुरू कर दिया। तमाम सेंक्शंस यहाँ पर इसके ऊपर में लगाए गए, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर इस तरीके से कोई सेंक्शन नहीं लगाया। भारत हमेशा से म्यांमार को लेकर ये बात करता रहा कि शांति बनाओ, शांति बनाओ, शांति बनाओ, हम आपके लिए हेल्प करेंगे, हम आपके लिए मिडिलमैन का काम करेंगे, बट एक शांति यहाँ पर म्यांमार के अंदर में बननी चाहिए। इंडिया इसी अप्रोच पर लगा रहा। तो इंडिया की जो अप्रोच है वो है पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट रादर देन आइसोलेशन, कि अकेला छोड़ दो, जैसे दुनिया भर की कंट्रीज़ ने म्यांमार को छोड़ दिया, बट चाइना ने नहीं छोड़ा। चाइना तो मौका देख रहा था कि इंडिया भी छोड़े और हम घुसे म्यांमार के अंदर में, हम करेंगे तबाही के लेवल पर इन्वेस्टमेंट, समझ रहे हैं। तो म्यांमार और अलग हो जाता भारत से, जबकि म्यांमार आज हमारे लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर हमें पूरे थाईलैंड को जोड़ना है अपने से, लाओस को जोड़ना है, इवन कैम्बोडिया को जोड़ना है, म्यांमार इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझे। 2021 में तख्ता पलट हुआ था, वो सब मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। तो भारत की जो ये पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट, ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। पहले आपको ये जानना होगा कि वाई इज म्यांमार इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। ये म्यांमार आज भारत के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इतनी वैल्यू हमारे लिए क्यों रखता है। रीज़न नंबर 1 इज स्ट्रेटेजिक लोकेशन। म्यांमार इंडिया का एक लौता ब्रिज है जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ भारत को जोड़ता है। एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, अरे यार ये रहा एग्जाम्पल आपके सामने, ठीक है। ये आप देखोगे अपना भारत का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, इधर बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, बांग्लादेश की क्या ही बात करें, इधर म्यांमार आपको देखने को मिलेगा। देखो ये जो हाईवे बनाया जा रहा है ना, ये है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। तो म्यांमार एक ऐसा कंट्री है जिसके माध्यम से भारत की कनेक्टिविटी थाईलैंड से, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इस पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशियन ग्रुप से हो जाती है, समझे। तो म्यांमार का लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आया कि इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिसके साथ में रिलेशंस भी हमारे ठीक ठाक है, हम हेल्प भी कर सकते हैं। तो म्यांमार ओनली लैंड ब्रिज है टू साउथ ईस्ट एशिया, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का इंपॉर्टेंट पिलर भी है, क्योंकि भारत ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में अपनी पॉलिसीज़ को एक्सपैंड कर रहा है। हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अपनाते हैं। तो इन सब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में जो हमारे रिलेशन मेंटेन हो पाते हैं वो केवल और केवल म्यांमार की वजह से हो पाते हैं। म्यांमार और भारत की बॉर्डर कोई छोटी मोटी बॉर्डर नहीं है, 1643 किलोमीटर की बॉर्डर है। आज म्यांमार भारत के बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ बॉर्डर को शेयर करता है। फॉर एग्जांपल भारत का अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 स्टेट्स हैं दोस्तों जो क्या करते हैं, म्यांमार के साथ बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। तो अगर म्यांमार में कोई भी किसी प्रकार से इनस्टेबिलिटी अगर हो जाती है, म्यांमार में कोई परेशानियां होनी शुरू होती हैं, ये डायरेक्टली भारत के नॉर्थ ईस्ट के ऊपर में असर डालेगा, नहीं डालेगा? बिल्कुल डालेगा। 4 राज्य बॉर्डर शेयर कर रहे हैं म्यांमार के साथ में,
ठीक है, अब मान लो वहीं की मिलिट्री ने मारना शुरू कर दिया लोगों को 2021 के अंदर में। जब ये तख्ता पलट हुआ, लोगों ने भागने की कोशिश की, लोगों ने कोशिश की कि इंडिया के अंदर में जैसे तैसे हम लोग घुस जाएं। समझ रहे हैं? अब प्रॉब्लम यह है कि म्यांमार पे जो भी होगा उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर में पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन चाइना का इन्फ्लुएंस हम म्यांमार में नहीं जाने दे सकते। क्योंकि मामला क्या है समझिए, 2021 में जब ये तख्ता पलट हुआ तो बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने म्यांमार के ऊपर में सीधा सीधे सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए कि भाई लो आपके ऊपर ये सैंक्शन, लो आपके ऊपर ये सैंक्शन, उनकी इकॉनमी को ठप कर दिया। चाइना छुपके देख रहा था कि कौन कौन सैंक्शन लगा रहा है, मजे ले रहा था। और चाइना ने जैसे ही देखा दुनिया भर के सैंक्शन म्यांमार पे लग चुके हैं, अब चाइना आया एज अ सपोर्टर टूवर्ड्स दी म्यांमार। चाइना अपना इन्फ्लुएंस बनाने कि हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको हथियार चाहिए हम देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, आपको डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए हम देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है आपके यहाँ हम बनाएंगे, लेकिन आपकी टेरिटरी को हम अपने तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अब इंडिया को यही डर सता रहा था क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ यही हुआ, श्रीलंका के साथ यही हुआ। श्रीलंका जब परेशानी में था, लोन उठाया चाइना से ढेर सारा, बहुत सारा लोन उठाया। अब यहाँ पर वो लोन चुका नहीं पा रहे, तो श्रीलंका कह रहा है ठीक है आप ये वाली ज़मीन ले लो रेंट पर, ये वाली ज़मीन ले लो रेंट पर। हम बंद होता पोर्ट पर लाकर चाइना को बैठा दिया, यानी इंडियन ओशन वाले रीजन में चाइना को इन्होंने बैठा दिया श्रीलंका वालों ने। ठीक है, तो इंडिया को इसी चीज़ का डर है कि अगर कंप्लीट डिसएंगेजमेंट हो जाए या म्यांमार को आइसोलेट कर दिया जाए तो पूरा का पूरा म्यांमार चाइना के ऑर्बिट में आ जाएगा। चाइना उस पर पूरी तरह से अपनी ग्रैबिंग पावर दिखाएगा। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे रशिया के साथ हुआ, आपने देखा नहीं देखा, रशिया यूक्रेन का जब वॉर हुआ तो यूएसए ने करा क्या कि यूक्रेन को फंडिंग करेंगे, हथियार देंगे। सब कंट्रीज़ ने मिलकर, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, यूरोपियन यूनियन ने, यूएसए ने, दुनिया भर के सैंक्शंस, हज़ारों सैंक्शन रशिया पे लग गए। अब रशिया का झुकाव किसकी तरफ हुआ? चाइना की तरफ, क्योंकि रशिया को सपोर्ट करने के लिए कौन था? चाइना। समझ रहे हैं? तो रशिया और डिपेंडेंट हो गया चाइना पर। वही सिचुएशन हम यहां पर म्यांमार के साथ पैदा नहीं होने दे सकते कि म्यांमार पे दुनिया भर का दबाव बन रहा है, इंडिया भी म्यांमार को छोड़ दे और म्यांमार भी चाइना के अंडर में चला जाए, चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। तो इंडिया की पॉलिसी म्यांमार को प्रति बहुत ही ज़्यादा एंगेजमेंट पॉलिसी इस वजह से है। तो म्यांमार का इंपॉर्टेंस आपने समझा कि इंपॉर्टेंस क्या है। इसीलिए हमारी जो पॉलिसी है वो है पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट रादर देन आइसोलेशन। और केवल यही रीज़न नहीं है मेरे दोस्त, एक और रीज़न है, वो है मेजर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। आपको म्यांमार में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल पहला प्रोजेक्ट है कालाधन मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, या ये जो प्रोजेक्ट है। अब देखा मल्टी मॉडल यूज़ किया गया है। वर्ड मल्टी मॉडल मतलब इसमें समुद्र का रास्ता भी है, हाईवेज़ का रास्ता भी है, रोड, रेल, सब कुछ शामिल है। तो इस कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का मेन पर्पज़ यह है कि इंडिया की जो कनेक्टिविटी है म्यांमार के साथ में और ज़्यादा मजबूत करना, इवन अपने देश के अंदर ही कनेक्टिविटी को बढ़ाना। क्योंकि ये जो रूट है, ये जो रास्ता है, ये पता है कहाँ से शुरू होता है दोस्तों? इंटरेस्टिंग बात सुनो, कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का जो रास्ता है वो कोलकाता से शुरू होता है और मिजोरम में ख़त्म हो जाता है। कहोगे ये क्या है भाई, कोलकाता भी इंडिया का हिस्सा है, मिजोरम भी इंडिया का हिस्सा है, तो कोलकाता से जो शुरू होकर मिजोरम में ये कैसे जा रहा है प्रोजेक्ट, तो समझना इसका इंपॉर्टेंस क्या है। यह है आपके सामने एक पिक्चर जिसमें आप बढ़िया तरीके से समझ पाओगे। यह है इंडिया का हिस्सा, यह हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। आज बस खाली हम थोड़ा सा अनलकी इस चीज़ पर हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ में जो कनेक्टिविटी है वो इतनी मजबूत नहीं है। ये रास्ता देख रहे हैं, यही रास्ता है, इसको हम कई बार बोलते हैं चिकन नेक कॉरिडोर, या फिर इसको कई बार बोला जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये आपको पता होगा। तो इंडिया एक कनेक्टिविटी बनाता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ में, किसके माध्यम से? सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से। इतनी ज़्यादा मजबूत कनेक्टिविटी है नहीं, समझ रहे हैं? तो हम चाहते हैं एक और रास्ता जिसके माध्यम से हम नॉर्थ ईस्ट के साथ में कनेक्टेड रहें। बांग्लादेश पे तो विश्वास किया नहीं जा सकता। तो यहीं पर आता है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट रोल किसका? कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का। ये प्रोजेक्ट क्या करेगा? हमारे कोलकाता से ये रास्ता बनाएगा। कोलकाता से मान लो ये हाईवेज आ गए समुद्र तक, यानी बंदरगाह तक पहुंचे, फिर समुद्र का रास्ता ये सीधा जाएगा म्यांमार के सितवे पोर्ट तक, यानी हमारा ये जो बंदरगाह है कोलकाता का, ये सितवे वाले बंदरगाह से जुड़ जाएगा। और फिर अंदर से यहाँ पर आप देख पाओगे ये रास्ता रोड के जरिए सीधा मिजोरम के एजावल तक आएगा। यानी कि भारत की एक कनेक्टिविटी तो यहाँ से हो गई, दूसरी कनेक्टिविटी यहाँ से हो गई। हमने दोनों साइड से जकड़ लिया है किसको? अपने नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को। ठीक है, समझ गए? तो इसमें म्यांमार का इंपॉर्टेंस है या नहीं, क्योंकि सितवे पोर्ट म्यांमार का ही हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये है वो प्रोजेक्ट, याद रखेगा। तो पूछ ले एग्जामिनेशन में कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट का रूट, तो कोलकाता से सितवे पोर्ट से कालाधन नदी, फिर पलेथवा एंड देन उसके बाद मिजोरम तक ये पूरी कनेक्टिविटी को बनाता है।
क्या इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है बट अभी कुछ पेंडिंग में है, कुछ हिस्सा ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। कोलकाता से सितवे तक ये पूरा प्रोजेक्ट काम कर रहा है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे कालाधन नदी आती है, ठीक है, इसलिए इसका नाम कालाधन रखा गया है। ये रिवर जो है ना, एक सेकेंड को सब छिप गया है, तो ये मैंने ग्रीन कलर से बना दिया, ये कालाधन रिवर है, तो इसी नदी पे इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है। ठीक है, तो हुआ क्या है दोस्तों, 109 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता जो है अभी कम से कम पेंडिंग पड़ा है, या यहाँ से यानी इस वाले से ऊपर वाला जो रास्ता है ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये जब पूरा हो जाएगा तो समझना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब तो इसलिए म्यांमार का इंपॉर्टेंस आई होप आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे, ठीक है, कि भाई ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ में एक ऑल्टरनेटिव वे में कनेक्टिविटी हमको प्रोवाइड करवाएगा। चैलेंजेस हमने थोड़े बहुत देखने हैं कि भाई ये रास्ता भी इतना आसान नहीं होगा, इसमें थोड़ा माउंटेनियस रीजन वगैरह है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट हमारा टारगेट है 2027 तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। समझ में आया। दूसरा प्रोजेक्ट म्यांमार के साथ में भारत का है जिसका नाम है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, और इस प्रोजेक्ट के बारे में इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर हम रोड कनेक्टिविटी बना रहे हैं और ये आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, जिसमें हम लोग मेन पर्पज़ है कि इंडिया से जो मोरहे तामू नाम की जगह है मणिपुर के अंदर में, यहाँ से हम लोग एक रास्ता निकालेंगे। अरे यार ये क्या हो गया, यहाँ से एक रास्ता निकालेंगे, हाईवे निकालेंगे, और ये हाईवे सीधा आएगा म्यांमार तक। म्यांमार में मांडले नाम की जगह है, फिर ऐसे ही इन सब रीजन से क्रॉस होता हुआ थाईलैंड तक पहुँचेगा। ठीक है, और आगे तो हमारा टारगेट ये भी है कि हमारा प्लान ये भी है कि हम क्योंकि अभी तो ट्राइलेटरल हाईवे बोला जा रहा है क्योंकि 3 कंट्रीज़ को जोड़ रहा है, भविष्य में हमारा टारगेट है कि हम इस हाईवे को मोड़ देंगे ऊपर की साइड में, लाओस तक लेकर जाएंगे, वियतनाम तक लेकर जाएंगे, एंड इवन यहाँ पर नीचे कैम्बोडिया तक लेकर जाएंगे। ये है हमारा टारगेट, जिससे ये सारी की सारी कंट्रीज़ भारत के साथ में बाय रोड कनेक्टेड हो जाएंगी। आप रोड्स के जरिए जा सकते हैं, हाईवेज़ के जरिए यहाँ पर इन कंट्रीज़ के साथ में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिससे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी इंक्रीज़ होगा। अभी के लिए इन 3 कंट्रीज़ के बीच में जो हाईवे है वो लगभग 1360 किलोमीटर का है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपने देखा, क्योंकि म्यांमार नहीं होगा तो ये भूल जाओ फिर ये वाला हाईवे वाला केस। अगर म्यांमार के साथ में रिश्ते हमारे ख़राब हो गए, कहेगा भाई कोई रास्ता वास्ता नहीं देने वाले यहाँ पर हम लोग, समझे। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। या फिर हम चाइना का प्रेजेंस भी नहीं चाहते म्यांमार में, क्योंकि अगर चाइना पे ये निर्भर हो गया, पूरी तरह से चाइना के कर्ज तले दब गया, तो उसकी बात मानेगा। कल चाइना इससे मना कर देगा एक सीक्रेट मीटिंग में कि भाई मना कर दो, ये वाला रास्ता ओपन नहीं करना है इंडिया का। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पर इसको आइसोलेट करना, छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर बात आती है इकोनॉमिक कॉपरेशन की। तो इंडिया म्यांमार का जो व्यापार है 2025-26 में भी 1.95 बिलियन डॉलर्स का पहुंचा। कुछ नए रास्ते हैं जिस पे हम लोग मिलकर कॉपरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, ट्रेड एक्सपेंशन के ऊपर में दोनों कंट्रीज मिलकर काम कर रही हैं। दोनों कंट्रीज ने मिलकर अपने अपने करेंसी में एक सेटलमेंट भी कर रखा है, उसका नाम है रूपी क्यात सेटलमेंट मैकेनिज्म। इसका मेन पर्पस है कि भाई दोनों कंट्रीज मिलकर बायलैटरल ट्रेड करें, आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार करें लोकल करेंसीज में, और यूएस डॉलर के ऊपर में निर्भरता को कम कर दिया जाए। तो इस पे भी म्यांमार हमारे लिए हेल्प करने वाला है। फिर क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी, भाई आप देख पाओगे आज बहुत सारा स्मगलिंग वगैरह होती है, म्यांमार से आते हैं, भारत के अंदर में स्मगल होता है, ड्रग्स वगैरह स्मगल होती है। तो म्यांमार की सरकार ने, क्योंकि अभी म्यांमार के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत आए मीटिंग की, उन्होंने यहाँ पर इंडिया से बोला कि हम इंश्योर करेंगे कि म्यांमार की टेरिटरी कभी भी इंडिया के हित के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। क्योंकि कई बार बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप ऐसे हैं जो बॉर्डर के पास में, यानी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और म्यांमार के बॉर्डर के पास में हुड़दंग मचा रहे होते हैं, हमारे देश के अंदर में एक इनसिक्योरिटी फैलाने की कोशिश करते हैं, या म्यांमार से बहुत सारे साइबर क्राइम और स्कैम सेंटर्स ऑपरेट कर रहे होते हैं। उन सब में म्यांमार कह रहा है कि हम काम करेंगे, लोगों को बचाएंगे। बहुत सारे इंडियन नेशनल्स को यहाँ पर पकड़ लिया जाता है, वहाँ पे स्कैम सेंटर्स में काम करवाया जाता है, तो इंडिया की हेल्प करेगा म्यांमार, ऐसा कह रहा है कि हमने ऑलरेडी लगभग 2400 से ज़्यादा इंडियन नेशनल्स को रेस्क्यू किया है, बचाया है फ्रॉम द स्कैम सेंटर्स, और आगे भी म्यांमार खड़ा है भारत की मदद करने के लिए। समझ गए, तो म्यांमार का इंपॉर्टेंस क्लियर हो गया। फिर बाकी यहाँ पर कोई ऐसी रेलिवेंट चीज़ है नहीं, तो ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर म्यांमार का इंपॉर्टेंस राइटर साहब समझा रहे हैं कि इंडिया की जो पॉलिसी है ना, क्योंकि हमने देखा कि म्यांमार क्या कर रहा है अपने देश के अंदर में, तो ये थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था भारत की पॉलिसीज़ को कि भारत की एंगेजमेंट वाली पॉलिसी कैसे, हमें तो आइसोलेट कर देना चाहिए म्यांमार को, कि म्यांमार ने ऐसा क्या तख्ता पलट हुआ, बट आइसोलेट नहीं कर सकते। उसके पीछे का रीज़न आपने ये देखा, जो एग्जैक्टली इस एडिटोरियल के अंदर में ऑथर साहब ने मेंशन किया। कुछ रिवाइज करना है तो यू कैन रिवाइज फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर। कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं बॉर्डर वगैरह को लेकर, उसको चेक कर सकते हैं, एंड ये आपके छोटे छोटे नोट्स हो गए एडिटोरियल को रिवाइज करने के लिए। अब क्योंकि बात नोट्स तक सीमित नहीं है, तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है, मेंस का प्रश्न। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि भाई आपको ये वाला जो मेंस का क्वेश्चन है ये लिखना है आज। तो लिखना कहाँ पे, सबमिट कहाँ पे करना है, सब बताऊंगा, पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन कहता है कि भारत का जो एंगेजमेंट है म्यांमार के साथ में इज ड्रिवन बाय स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कंसीडरेशंस।
तो एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ म्यांमार इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड डिस्कस द चैलेंजेस इन स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल रिलेशंस। तो भारत का जो एंगेजमेंट है म्यांमार के साथ में वो स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमी और सिक्योरिटी के बेसिस पे है। इसी के आधार पे भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए म्यांमार का इंपॉर्टेंस क्या है वो बताएं, और कौन कौन से चैलेंजेस हैं आज के समय पर दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस के मजबूती के बीच में, वो चुनौतियों के बारे में भी सामने डिस्कशन करें। 250 शब्दों में लिखना है, हिंदी में रीड कर सकते हैं, आराम से अपना आंसर लिख सकते हैं। और आंसर लिखना कैसे है, ये रहे कुछ इन्फॉर्मेशन। इंट्रोडक्शन ये दिया गया है कि म्यांमार ने एक इंपॉर्टेंट पोजीशन भारत की फॉरेन पॉलिसी में होल्ड कर रखी है क्योंकि बॉर्डर बहुत बड़ा लगता है। फिर उसके बाद में आप थोड़ा बता सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ म्यांमार फॉर इंडिया, है ना, म्यांमार का एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस भारत के लिए क्या है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, सिक्योरिटी इंटरेस्ट। फिर उसके बाद में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, क्योंकि सिग्निफिकेंस पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर में, तो ये सिग्निफिकेंस आप एज इट इज़ यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर चैलेंजेस क्या है बायलैटरल रिलेशंस में, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, डिलेड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हो गए। दैट्स इट, क्वेश्चन भी हो गया कवर। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है। अगला आर्टिकल कहता है अ न्यू फेस इन इंडिया नेपाल रिलेशंस। भारत नेपाल के रिलेशंस के अंदर में एक नया फेस, एक नया दौर सा यहाँ पे दिख रहा है। बस इस दौर को सुधारने की ज़रूरत है। अगर हम यहाँ पर इस सिचुएशन को संभाल नहीं पाए तो भविष्य में इंडिया नेपाल के रिलेशंस गंभीर तरीके से ख़राब हो जाएंगे। ये बात आर्टिकल में क्लियरली मेंशन की जाती है। तो मामला क्या, मैं आपको समझाता हूँ भाई। भारत और नेपाल अपने एक यूनिक रिलेशनशिप को आज के समय पर लेकर चलते हैं। इवन इंडिया और कह सकते हैं कि नेपाल के बीच में एक रिश्ता देखने को मिलता है। कई बार आप देख पाओगे मैरिजेस हो रही होती हैं इंडिया और नेपाली सिटीजन्स के बीच में। अब यहाँ पर एग्जैक्टली बात यह है कि जब हम लोग इंडिया नेपाल की बात कर रहे होते हैं तो इसमें सिविलाइजेशनल टाइज, ओपन बॉर्डर, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि भाई नेपाल के साथ में कोई छोटा मोटा बॉर्डर नहीं लगता है। जैसे म्यांमार के साथ में एक लंबा चौड़ा बॉर्डर भारत का लग रहा है, वैसे ही नेपाल के साथ में भी एक लंबे बॉर्डर को हम शेयर करते हैं। अब दोस्तों केवल लंबा बॉर्डर ही शेयर नहीं कर रहे, बॉर्डर के साथ साथ यहाँ पर मेंशन किया जाता है वो बॉर्डर ओपन बॉर्डर है। कभी तकलीफ ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इंडिया के मिलिट्री और नेपाल की मिलिट्री के बीच में कॉपरेशन, एक ट्रस्ट है। तो बॉर्डर खुला हुआ है बिल्कुल। आप इजीली इंडिया टू नेपाल, नेपाल टू इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं। मिलियंस ऑफ मिलियंस नेपालीज आज इंडिया के अंदर में काम करते हैं, वर्क करते हैं। मामला क्या हुआ, हाल ही में नेपाल के अंदर में इलेक्शन हुए। फिलहाल तो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ। जेनजी प्रोटेस्ट किस तरीके से यहाँ पर एक नए प्रधानमंत्री को लेकर आता है। बलेंद्र शाह एक नए प्रधानमंत्री बने, लेकिन इनके जो शुरू से रिमार्क्स रहे हैं या कुछ स्टेटमेंट्स रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एंटी इंडिया झलक दिखाई देती है। अब जैसे यहाँ पर वैसे तो मामला बहुत पुराना है, इनसे पहले वाले जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो भी इस मैटर को उठा रहे हैं, बट इनके स्टेटमेंट्स में यहाँ पर कुछ ऐसे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आर्टिकल में बोला जा रहा है कि एंटी इंडिया झलक जो है वो पाई गई। फॉर एग्जाम्पल कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, ये 3 रीजन्स है दोस्तों जो डिस्प्यूटेड रीजन्स है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर। मामला ही इन तीनों रीजन्स को लेकर है। आप नाम याद रखिएगा, कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा। ये रहा इंडिया और ये रहा नेपाल। भारत का ये उत्तराखंड वाला रीजन है भाई। यहाँ पर आप देखोगे लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख, और यहीं पर ये लिपुलेख पास है। और हाल ही में आपको पता होगा लिपुलेख पास खोला गया है इसी पास के माध्यम से, क्योंकि ये पास मतलब माउंटेन के बीच में रास्ता है। और इस पास के जरिए इंडिया और चाइना ने अपना जो ट्रेड है उसको वापस से रीस्टार्ट कर दिया है। तो आज हम लोग ट्रेड भी कर रहे हैं लिपुलेख पास से। उसके बाद रिसेंटली चाइना ने मानसरोवर यात्रा के लिए भी लिपुलेख पास से अलाउ कर दिया है कि ठीक है हम जा सकते हैं। तो इंडियंस आज लिपुलेख पास से मानसरोवर यात्रा के लिए भी जा रहे हैं। तो नेपाल के प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह कह रहे हैं कि भाई कर क्या रहे हो, इंडिया वालों चाइना वालों आपस में लिपुलेख पास खोल दिया है, व्यापार कर रहे हो, है ना, मानसरोवर यात्रा के लिए इंडियंस को अलाउ कर रखा है, ये लिपुलेख पास हमारी टेरिटरी है, ये इनका कहना है। और ये केवल लिपुलेख पास नहीं कहते हैं, काला पानी, लिम्पियाधुरा, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो आज के समय पर येलो पोर्शन में हाईलाइट करा गया है, ये पोर्शन नेपाल को बिलोंग करता है, ये बलेंद्र शाह का कहना है। ठीक है, जबकि यहाँ पर ये टेरिटरीज इंडिया की हैं, इंडिया के अंदर में आती हैं। अब नेपाल के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देखो ये जो विवाद है वो वन साइडेड नहीं है। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जो नेपाल ने भी हो सकता है नेपाल ने ऑक्यूपाई कर लिया हो वो लैंड जो इंडिया क्लेम कर रहा हो। तो दोनों कंट्रीज़ को मिलकर ये पूरे सिचुएशन को पीसफुली सेटल करना होगा। अगर शांतिपूर्वक सेटल नहीं कर पाए तो मामला काफ़ी गंभीर हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। जैसे हम म्यांमार की बात कर रहे थे ना कि चाइना को स्पेस मिल जाएगा, आइसोलेट कर देंगे, तो वैसे ही नेपाल के साथ में भी केस है। नेपाल को आइसोलेट नहीं किया जा सकता, पीछे ही चाइना बैठा है भाई। तो आर्टिकल आर्ग्यू ये करता है कि नेपाल की जो नई लीडरशिप है उस नई लीडरशिप में वैसे आप देखोगे तो फोकस डेवलपमेंट पे किया जा रहा है, गवर्नेंस रिफॉर्म्स पे किया जा रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ और नौजवानों की एस्पिरेशंस पे काम किया जा रहा है। केवल एक इमोशनल नेशनलिज्म ही नहीं है, बाकी सारे सेक्शंस भी इसमें ऐड करे गए।
लेकिन इंडिया नेपाल के पास में चांस है, एक बहुत बड़ा चांस है कि अभी ही समय है, इस पूरे मुद्दे को रिजॉल्व कर लो, अदरवाइज कब तक लड़ोगे इस मुद्दे को लेकर। ये डिस्प्यूट 2020 के बाद से 2020 में तो नेपाल ने अपने नक्शे में शामिल कर लिया वो तीनों हिस्सा, फिर ये करेंसी लेकर आते हैं, उसमें हमारे भारत की टेरिटरी के कुछ 3 हिस्से उन्होंने अपने नक्शे में शामिल कर लिया। कब तक चलेगा ये विवाद, कब तक ये डिस्प्यूट चलेगा? तो समय यह है कि यही समय है, आपस में बैठो, पीसफुली यहां पर इस पूरे मामले को रीसेट कर लो, रिजॉल्व कर लो। काला पानी वाला हिस्सा, लिपुलेक वाला हिस्सा, लेम्पियाधुरा वाला हिस्सा नेपाल क्लेम कर रहा है। अब क्लेम करने के पीछे का कारण क्या है? कारण है भाई बंटवारा जो हुआ था इस पर्टिकुलर रीजन का, अंग्रेज जो कर गए, ट्रीटी ऑफ सुगौली यहाँ पर रखी गई थी। ट्रीटी ऑफ सुगौली के 1816 में कह सकते हैं इसको एक्सेप्ट करा गया। तो ब्रिटिश एरा का समय था भाई, उन्होंने इस चीज़ को डिवाइड कर दिया और प्रॉपर तरीके से इन्होंने जो बॉर्डर्स हैं उसको डिमार्केट नहीं किया कि भाई ये नदी इस तरीके से जा रही है तो उसकी टेरिटरी, इधर की टेरिटरी नेपाल की, इधर की टेरिटरी इंडिया की। तो प्रॉपर डिमार्केशन नहीं हुआ दोस्तों, समझ रहे हैं? तो दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स तो लेकर चल रही हैं, बट डिफरेंटली कर रही हैं, क्योंकि जो नदी का बहाव होता है ऐसा नहीं है कि दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट बह रही है नदी। क्या ऐसे बहती है? ऐसे बहती है बिल्कुल सीधे नहीं, तो वो नदी इस तरीके से बह रही है, फिर ये कुछ यहाँ पर इस तरीके से, या उसमें से भी अलग अलग जो रूट्स हैं वो भी निकल रहे हैं। तो नेपाल कह रहा है कि भाई ये वाली नदी थी, वो ये वाली नदी, इसके इधर वाला हिस्सा नेपाल का है, ये हुई थी बात ट्रीटी ऑफ सुगौली में। इंडिया कह रहा है नहीं भाई आप गलत हो, ये वाली नदी नहीं, जो ये नदी है ना काली रिवर, ये नदी काली रिवर है जिसके इधर उधर की बात हो रही है। तो इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है कि भाई नदी ये थी काली रिवर, इसके इधर का हिस्सा इंडिया को बिलोंग करता है। तो प्रॉपर डिमार्केशन ना होने की वजह से आज ये डिस्प्यूट है। तो हाल ही में कंट्रोवर्सी भी खुली, क्योंकि हमने देखा लीपू लेक से ट्रेड को शुरू कर दिया गया, चाइना ने ट्रेड को अलाउ करा लीपू लेक पास से, कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो चुकी है। नेपाल ने प्रोटेस्ट किया इस रूट को लेकर। इंडिया नेपाल के इस ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर देता है कि भाई सुनो, ये जो आप क्लेम कर रहे हो ये क्लेम सरासर गलत है, ये टेरिटरीज भारत को बिलोंग करती हैं और भारत का हिस्सा ही रहने वाली हैं। समझ रहे हैं? अब क्या है दोस्तों, नेपाल वैसे तो रिलेशंस को चाहता है इक्वली मेंटेन करना, क्योंकि नेपाल भी, आप ये नहीं चाहोगे कि एकदम से इंडिया से रिलेशंस को खराब कर देगा। रीज़न, इंडिया मैटर करता है नेपाल के लिए, कितने ही पॉलिटिकल डिफरेंस क्यों ना हो जाए, कितने ही नेताओं की आइडियोलॉजी अलग क्यों ना हो जाए, लेकिन इंडिया हमेशा से नेपाल के लिए इंपॉर्टेंट रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले है दोस्तों लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। नेपाल में मेजर इन्वेस्टमेंट भारत से जा रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में आप देख पाओगे जो एक्सेस, नेपाल बेसिकली दुनिया भर के मार्केट को जो ग्रैब कर पाता है, दुनिया भर के मार्केट में एक्सपोर्ट कर पाता है, वो भारत के मार्केट के जरिए कर पाता है, क्योंकि लैंड बॉर्डर यहाँ पर इंडिया के साथ में है, पीछे चाइना है, कहीं समुद्र का रास्ता नहीं है, तो इंडिया में पहले सामान आता है, फिर वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस बात करोगे तो इंडिया, नेपाल जो है लैंडलॉक कंट्री है, वो इंडियन रूट्स के ऊपर में ज़्यादातर डिपेंडेंट है। मिलियंस ऑफ नेपालीज आज भारत में काम करते हैं। फिर उसके बाद एनर्जी कॉर्पोरेशन, हाइड्रो पावर एक्सपोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का व्यापार बहुत सारा होता है, बॉर्डर का मैनेजमेंट, ये सब सेक्शंस के तौर पे आप देखोगे तो कई बार इंडिया नेपाल के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बट यहीं पर बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं कि भाई ये जो बाउंड्री इशू है, इस बाउंड्री इशू में कुछ चैलेंजेस हैं। पहली बात, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ब्रिटिश एरा का मैप है, सही तरीके से वो इस चीज़ को नहीं समझा पाए। सिक्योरिटी कंसर्न, क्योंकि भाई नेपाल चाइना के करीब में प्रेजेंट है, तो इंडिया यहाँ पर बिल्कुल भी नेपाल को इस तरीके से छोड़ नहीं सकता। और फिर नेपाल ने भी यहाँ पर नए नए मैप रिलीज़ कर दिए, अपनी नई करेंसी नोट्स रिलीज़ कर दिए, उसमें यहाँ पर भारत का हिस्से को, अपनी टेरिटरी दिखाना, बिना कोई डिस्कशंस करे, बिना कोई चीज़ों को रीसेट करे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर चाइना का रोल बहुत बड़ा है, अगर सिचुएशन खाली हुई तो चाइना को यहाँ पर ये पूरा प्लेस मिल जाएगा, याद रखिएगा। तो उसी के लिए राइटर का कहना यह है कि सल्यूशन, उपाय क्या है? उपाय नंबर 1 इज़ कंटिन्यू डिप्लोमेटिक डायलॉग। जितने भी बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट्स हैं, जो भी विवाद हैं, इनको सेटल कर लेना चाहिए थ्रू द निगोशिएशंस एंड जॉइंट बाउंड्री मैकेनिज्म्स। आपस में बैठकर बातचीत करके इसको निपटा लेना चाहिए, ठीक है। और ऐसी न्यूट्रल रास्ते पे काम करो कि भाई आपको भी कह सकते हैं कि आप भी बिल्कुल राज़ी हो जाओ, हम भी राज़ी हो जाएं। तो जो एक शेयर्ड इंटरेस्ट है वो होना चाहिए। हमारा फोकस ट्रेड के ऊपर में, कनेक्टिविटी, हाइड्रो पावर, टूरिज्म, कल्चरल एक्सचेंज, इनके ऊपर में ज़्यादा फोकस होना चाहिए। हम ओपन बॉर्डर ट्रेडिशन को सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि इंडिया नेपाल के बीच में 1700 किलोमीटर का बॉर्डर है, एंड विच इज़ अ काइंड ऑफ ओपन बॉर्डर। बॉर्डर बिल्कुल ओपन है, आ सकते हैं, जा सकते हैं, बॉर्डर खुला हुआ है, ठीक है, थोड़ा बहुत चेकिंग होती है, बट मोस्ट यूनिक बॉर्डर कहलाता है इन द वर्ल्ड, क्योंकि ओपन बॉर्डर होने के बाद भी शांति है। फिर ऐसे ही यहाँ पर देखोगे क्यों है, रीज़न है क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप देखने को मिल जाएगा। इंडियन आर्मी, नेपाल आर्मी के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप प्रेजेंट है।
नेशनलिस्टिक एस्केलेशंस को यहाँ पे करंट समय पर हम लोग अवॉइड करते हैं। दोनों की दोनों साइड्स, दोनों की दोनों कंट्रीज़ को अवॉइड करना चाहिए कि भाई अगर ये डिस्प्यूट मैनेजेबल है तो इसको मैनेज कर लो, इसको परमानेंटली बायलैटरल प्रॉब्लम मत बनाओ किसी भी हालात में। ठीक है, अब कुछ भी रिवाइज करना है तो आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर्स। ये मैंने आपको बता दिया है नेपाल के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट, और बाकी पूरा मैटर क्या चल रहा है ये हमने कवर किया। अब चलिए, एक छोटा सा मेंस का क्वेश्चन है इसी आर्टिकल के बेसिस पे। चलिए फटाफट इस प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, इंडिया नेपाल बाउंड्री डिस्प्यूट रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बैलेंसिंग हिस्टोरिकल क्लेम्स विद द कंटेम्पररी स्ट्रेटेजिक रियलिटीज़। भारत और नेपाल के बाउंड्री डिस्प्यूट आज के समय पर ये जो चैलेंज है ये एक नई प्रॉब्लम के अंदर में कन्वर्ट होता चले जा रहा है। इस डिस्प्यूट के पीछे का मेन कारण क्या है पहले तो वो समझाएं, एंड वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम इंडिया नेपाल के रिलेशंस को मजबूत कर सकते हैं वापस से, वो समझाएं। हिंदी में रीड कर लेना, बढ़िया सा आंसर लिखना, मॉडल आंसर आपके सामने प्रेजेंट है, इंट्रोडक्शन देना है, बाउंड्री डिस्प्यूट के पीछे के कारण बताने हैं तो ये कारण आपके सामने प्रेजेंट है, एंड व्हाट आर द एग्जैक्ट मेजर्स टू स्ट्रेंथन रिलेशंस वो आपको देखने को मिल जाएंगे कि भाई डिप्लोमेटिक डायलॉग, इकोनॉमिक कॉपरेशन पे फोकस करना, ओपन बॉर्डर ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करके रखना, ये सब चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं जिसको हम लोग लेकर चल सकते हैं। अपना एक अच्छा सा आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ पर ऑलरेडी 77 या 76,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। चलिए अगला आर्टिकल बात करता है इंक्लूजन विदाउट द एबोलिशन इन चाइनाज हुकऊ सिस्टम। तो चाइना का जो ये हुकऊ सिस्टम है ये एग्जैक्टली क्या है, कैसे काम करता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, कुछ छोटे 2-4 पॉइंट्स है वो आपने पता होने चाहिए, बस आपका काम हो जाएगा। मामला ये हुआ कि 22 मई 2026 में चाइना की जो स्टेट काउंसिल है उन्होंने नई गाइडलाइंस को इशू किया ताकि पब्लिक सर्विसेज जो सरकार दे रही है चाइना की वो लोगों तक प्रॉपर तरीके से पहुंच सके, उनके प्लेस ऑफ रेसिडेंस तक जहां पे भी लोग वो रह रहे हैं उन सभी लोगों को सरकारी सर्विसेज जा सके, चाहे यहाँ पर वो कहीं पर भी रह रहे हो, चाहे वो गांव में रह रहे हो चाहे वो शहर में रह रहे हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर हुकाऊ स्टेटस। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो हुकाऊ सिस्टम है ये बात हो रही है। देखो होता यह है कि चाइना के अंदर में बहुत समय पहले, लगभग 1950s की बात हो रही है, 1950 में चाइना जो है ना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम लेकर आता है। पूछ ले कि बताओ चाइना का हुकऊ सिस्टम क्या है, तो पता होना चाहिए कि ये हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। इसमें रजिस्टर किया जाता है, सिटीजन्स को 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। जो शहर में रह रहे हैं उन पे टैग लग जाएगा अर्बन सिटीजन का, जो गांव में रह रहे हैं उन पे टैग लग जाएगा रूरल सिटीजन का। यानी कि उनका ऑफिशियली रजिस्टर कर लिया जाएगा उनका प्लेस ऑफ रेसिडेंस की जहाँ पे जो रह रहा है, जिससे क्या होगा माइग्रेशन को रोका जा सके। क्योंकि आज शहर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है तो गाँव का व्यक्ति यहाँ पर शहर में भागता है तो अर्बनाइजेशन बढ़ता है, शहर में क्राउडेडनेस बढ़ता है, शहर पे प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है ना। तो चाइना ने इसको रोकने के लिए चाइना ने बोला कि भाई हम रजिस्टर कर रहे हैं, आप अपने गांव में वहीं पे रहिए, पब्लिक सर्विसेज जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो आपको गांव में प्रोवाइड करवाई जाएंगी, सो डोंट वरी। तो इंटरनल माइग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए ये हुकऊ सिस्टम को लेकर आए। तो हुकऊ सिस्टम बेसिकली इंटरनेशनल पासपोर्ट की तरह काम करता है कि भाई कौन से व्यक्ति को स्कूल, हेल्थ केयर, हाउसिंग, सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे, ये उसके रजिस्ट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि उसके पास में रूरल स्टेटस है या फिर अर्बन स्टेटस है। तो ये चाइना का हुकऊ सिस्टम है। अब होता यहाँ पर क्या है, चाइना के अंदर में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं। 1978 के बाद में बहुत सारे रिफॉर्म्स करे गए, लेबर मोबिलिटी बढ़ी, मिलियंस ऑफ लोग गाँव से शहर के अंदर में माइग्रेट करे, हुकऊ सिस्टम अपनी जगह पर बना रहा। समझ रहे हैं? तो अब क्या है, एक नया बदलाव कर दिया गया है और ये बोला जा रहा है कि हुकऊ सिस्टम से मैटर नहीं करता। यानी आप किसी भी जगह पर बिलोंग करते हो, आप गांव में रह रहे हो रहते रहिए, शहर में रह रहे हो रहते रहिए, ठीक है, तब भी आपको बेसिक पब्लिक सर्विसेज मिलती रहेंगी। अब ये रीज़न क्या है, पहले तो इन्होंने माइग्रेशन को रोकने की कोशिश की, अर्बनाइजेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की। अब चाइना अर्बनाइजेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि पॉपुलेशन घटती चली जा रही है और चाइना के इंपॉर्टेंट शहरों में लोगों की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जो लोग बहुत दूर रह रहे थे उनको बेसिकली यहाँ पर बड़ी बड़ी जगह पर मौका मिल जाएगा, क्योंकि जब घर पे ही सर्विसेज मिल रही हैं उसी एरिया में तो कहाँ फिर अर्बनाइजेशन होगा। वो कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सब जगह सुविधाएं मिलेंगी, सो डोंट वरी। पहले वो कह रहे थे यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं, आपको वहीं पर सर्विसेज मिल जाएंगी। अब आ जाओ, कोई बात नहीं, आपका कोई सा भी स्टेटस होगा स्टेटस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पर ये सारी की सारी सर्विसेज दी जाएंगी। समझ रहे हैं? आई होप आपको यहाँ पर ये जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। तो चाइना बेसिकली कोशिश कर रहा है अर्बनाइजेशन को बढ़ाने की। चाइना का टारगेट है कि 2029 तक 70% अर्बनाइजेशन कर लेंगे, शहरीकरण कर लेंगे।
ठीक है, बड़े लेवल पर। तो हुको सिस्टम अभी भी है और इसी तरीके से काम कर रहा है। ये काम करता है एज अ इंटरनल पासपोर्ट, या फिर कह सकते हैं ये चाइना का हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, बहुत अच्छे से हर एक चीज़ें कवर करवा दी हैं, तो समझ में आ चुका है। अब समय है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। देखता हूँ आपने कितने अच्छे से सब कुछ पढ़ा है। एक एक करके ये सारे प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने प्रेजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक ग्रुप इन क्लाइमेट निगोसिएशंस। बेसिक ग्रुप के अंदर में कौन कौन से देश आते हैं? बेसिक ग्रुप में कौन कौन से देश आते हैं याद करो। ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, या ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, या बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, या ब्राज़ील, साउथ कोरिया, इंडिया, चाइना। क्या है यहाँ पर इसका सही उत्तर? अच्छा प्रश्न है। एक क्वेश्चन आपके सामने ये प्रेजेंट है। कालाधन मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इज प्राइमरीली इंटेंडेड टू कनेक्ट। भाई इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस क्या है? वो कौन से रीजन को कनेक्ट करना चाहता है? कोलकाता को थाईलैंड से जोड़ने की बात करता है विद थ्रू द बांग्लादेश, या फिर गुवाहाटी को वियतनाम से जोड़ने की बात करता है थ्रू लाओस, या मणिपुर को कैम्बोडिया के साथ जोड़ने की बात करता है थ्रू थाईलैंड, या कोलकाता को मिजोरम से जोड़ने की बात करता है थ्रू म्यांमार। समझाइए कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट एग्जैक्टली है क्या? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। विद रेफरेंस टू इंडिया नेपाल बाउंड्री डिस्प्यूट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत और नेपाल बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर 3 स्टेटमेंट हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो डिस्प्यूट है, ये जो विवाद है, प्राइमरीली ये ट्रीटी ऑफ सुगौली से रिलेटेड है जो 1816 में लाई गई थी। सेकंड, जो लिपुलेख पास है वो आज के समय पर एज अ रूट यूज़ किया जा रहा है फॉर द कैलाश मानसरोवर यात्रा। थर्ड, नेपाल और इंडिया एक कंप्लीटली फेंस इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करते हैं, यानी कि बॉर्डर के ऊपर में पूरी तरह से एक बैरियर बनाया हुआ है। कुछ यहाँ पर बॉर्डर मतलब तारों वाली बॉर्डर या जो भी कह लो बॉर्डर बना रखी है, फेंसिंग हो रखी है उसमें। चलिए तो बताएं विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। आंसर तो दिख रहा है, दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने प्रेजेंट है। एक टर्म है हुकाऊ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक टर्म है हुकाऊ, अक्सर ये न्यूज़ में देखने को मिलता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ चाइना। तो हुकाऊ है क्या ये बताएं। क्या ये नेशनल सोशल क्रेडिट रेटिंग सिस्टम है, या हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, या रूरल लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है, या ये स्टेट ओन एंटरप्राइज रिफॉर्म मैकेनिज्म है? ये है क्या एक्चुअली में, बताएं हुकाऊ। चलिए, ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आज का सेशन होता है हमारा यहीं पर समाप्त। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।